हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। कहने का मतलब है क्या है कि उत्तर प्रदेश के वो महान व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अमूमन यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल जाता है कि किनका जन्म कहाँ पर हुआ है। तो ये हमारा सेट नंबर 1 होगा, इसके बाद सेट 2 आएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, गौतम बुद्ध जी के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, तो इनसे संबंधित प्रश्न मोस्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। इस बात को याद रखेंगे, कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। इनके जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी कहाँ है? आपका नेपाल में है। इनके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या है, तो आप कहेंगे या आप टिक लगाएंगे या याद कर लीजिए, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम है, ये भी पॉइंट पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध जी की माता का नाम पूछा जाए तो इनका माता का नाम माया देवी, मोस्टली महामाया भी देखने को मिलता है। क्लियर? इनका चूंकि गौतम बुद्ध जी के बचपन में ही इनकी माता जी का निधन हो गया था, तब इसलिए इनका लालन पालन जो है या इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। और मौसी का नाम क्या है पूछा जाता है, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। और यहीं पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि यही प्रथम बौद्ध भिक्षुणी है। ठीक, बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी बनने वाली इनकी मौसी ही हैं। क्लियर? जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। पुत्र भी इनका एक था, पुत्र का नाम राहुल है। इनके घोड़े का नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे कंथक। गौतम बुद्ध जी के घोड़े का नाम है कंथक। इनके सारथी का नाम पूछा जाए तो सारथी का नाम है चार। क्लियर? गौतम बुद्ध जी की मृत्यु, बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनको महापरिनिर्वाण जो है वो कहाँ हुआ, किस स्थान पे इनका जन्म वो मृत्यु हुई? कुशीनगर में इनकी मृत्यु। और कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस बात को याद रखेंगे। मृत्यु का वर्ष पूछा जाए, किस वर्ष इनकी मृत्यु हुई, तो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इस बात को याद रखेंगे। ये इनका जीवन परिचय से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पूछे जाते हैं यहाँ से। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगर इनसे यहाँ से अब क्या है कि अब इनकी हम देखेंगे विवाह की उम्र। जब इनका विवाह हुआ तब इनकी उम्र कितनी थी, ये यहाँ पर देखेंगे। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध जी का जब विवाह हुआ था, बचपन में तो इनका नाम सिद्धार्थ ही था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सिद्धार्थ का विवाह हुआ था तब इनकी उम्र 16 वर्ष थी। क्लियर? और विवाह किनसे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मतलब गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में 4 दृश्य देखे थे जिनसे उनके मन में वैराग्य की भावना उठी, बड़ा दुखी हो गए थे। तो इन्होंने गृह त्याग करने का सोच लिया था। सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। वृद्ध व्यक्ति को देखकर इनके मन में वैराग्य जागा। बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा और सन्यासी व्यक्ति देखा। तब इनके मन में वैराग्य की भावना उठी। अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने गृह त्याग कब किया। तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, इन सब ऊपर जो 4 पॉइंट देखे इनसे व्यथित होकर इन्होंने गृह त्याग दिया, उन्होंने गृह छोड़ दिया। तो पूछा जाता है कि इन्होंने किस वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। याद रखेंगे, देखो 16 वर्ष की उम्र में शादी की, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह छोड़ अपना घर त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। इंपॉर्टेंट है। जब गौतम बुद्ध जी ने अपना गृह त्याग कर दिया तो इसको गृह त्याग नहीं कहा गया। नॉर्मल भाषा में तो हम गृह त्याग कहेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या है कि गृह को त्यागना। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्लियर? तो अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बुद्ध सर्वप्रथम अनुप्रिय नामक आम्र वृक्ष में कुछ दिन रुके। तो सबसे पहले बुद्ध जी कहाँ पर रुके थे? तो एक आम्र उद्यान में रुके थे जिसका नाम है अनुप्रिय। अनुप्रिय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। इस बात को याद रखेंगे। वैशाली के समय उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलौन तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे।
तो बुद्ध जी के प्रारंभिक गुरु कौन थे? आचार्य अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अब पूछा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई और कहाँ हुई, कितने वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये हम लोग देखते हैं। 16 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 16 नहीं दोस्तों 6 वर्ष तक। अब देखो इन्होंने 29 वर्ष में गृह त्याग किया, 6 वर्ष तपस्या की, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष। तो इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, ये भी पूछा जाता है कब हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात थी उस टाइम। 35 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। किस वृक्ष के नीचे? ये पूछा जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक, तो इनको प्राप्ति हुई कब? देखो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 6 वर्ष तपस्या की, क्योंकि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन वैशाख पूर्णिमा की रात थी। पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और ये पीपल का वृक्ष किस नदी के किनारे था? पुनपुन नदी या निरंजना नदी, यहाँ पर निरंजना होगी, निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी दिन वे तथागत हो गए। क्लियर? तो तथागत कब हुए? वैशाख पूर्णिमा की रात को हुए। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी पूछी जाए तो पुनपुन या निरंजना नदी के किनारे हुई। उम्र पूछी जाए किस उम्र में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। इस बात को याद रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध नाम से जाना गया। क्लियर? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उनको ज्ञान प्राप्ति किस जगह हुई। जगह का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे बोध गया। पर्टिकुलर अगर उस स्थान का नाम पूछा जाए तो ये पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे अथवा पुनपुन नदी के किनारे। उम्र 35 वर्ष। कितने वर्ष तपस्या? 6 वर्ष। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। क्लियर? अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक, बोध गया से, जब बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति, बोध गया से बुद्ध सारनाथ आए। कहाँ पर आए? सारनाथ आए। वहां पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। तो ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। किनको दिया? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। क्लियर? बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध जी द्वारा सर्वप्रथम उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। क्लियर? क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इसके अलावा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट अपने में, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के उपदेश जो है वो किस भाषा के थे? पाली भाषा के थे, या यूं कहें बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा थी। नेक्स्ट, अब दोस्तों क्या है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ से कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं। त्रिरत्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक भी पूछे जाते हैं। और बुद्ध धर्म से प्रतीक भी पूछे जाते हैं। क्लियर? तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न हुए हैं। क्लियर? बुद्ध, धम्म और संघ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न हैं, याद रख लेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पहला एक आपका सुत्त पिटक, दूसरा आपका विनय पिटक और तीसरा आपका अभिधम्म पिटक। क्लियर? इन पिटकों के रचनाकार इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पॉइंट पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि सुत्त पिटक के रचनाकार कौन है? तो सुत्त पिटक को लिखा आनंद। क्लियर? तो आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहे वो भी हम करा देंगे, बट ट्रिक पर ज़्यादा डिपेंडेबल ना हो, मल्टीपल रिवीजन करें, याद हो जाएगा। देखो सुत्त को ले लो सुख। सुख कब मिलता है? सुख का मतलब आनंदित होता है। तो सुत्त पिटक आपका कौन है? आनंद। विनय उपाली। विनय पिटक के कौन है? उपाली। क्लियर? विनय पिटक, उपाली। अभिधम्म के, अब देखो अभिधम्म नाम ही अपने आप में एक थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब इन तीनों से तो थोड़ा कठिन। अभिधम्म तो मोगली पुत्र तिस। ठीक, अभिधम्म के कौन है? मोगली पुत्र तिस। इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक के आनंद है, विनय पिटक के उपाली, अभिधम्म के मोगली पुत्र तिस। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके जन्म से जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनके प्रतीक पूछ दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। देखो बौद्ध धर्म का जन्म का प्रतीक जो वो पूछा जाए तो कमल एवं साढ़।
कमल और साढ़ प्रतीक है इनके जन्म से रिलेटेड, ये पूछा जाता है। ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है? इनका घोड़ा। क्लियर? घोड़ा इनके किस घटना को वर्णित करता है, ये पूछा जाए तो घोड़ा इनके ग्रह त्याग को वर्णित करता है। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान तो इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त किया है ना, तो ज्ञान का प्रतीक कौन सा है? पीपल वृक्ष। निर्वाण, निर्वाण का इनका है पद चिन्ह, और मृत्यु को स्तूप इनका प्रतीक चिन्ह है। क्लियर? ये याद रख लेंगे। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बौद्ध बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। अब कौन-सी संगति कहाँ हुई, ये पूछा जाता है, और उस संगति का शासनकाल में शासक कौन था, अध्यक्ष कौन था, है ना? और उसमें क्या कार्य हुए, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिए हैं, देखते हैं। देखो, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। क्लियर? जिसमें उस टाइम प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, ये पूछा जाता है, तो अजातशत्रु। अजातशत्रु उस टाइम जब प्रथम बौद्ध संगति हुई, शासक थे। पहली बौद्ध संगति हुई कहाँ पर? राजगृह में हुई। अभी आप ऐसे पढ़ें, बाद में भी ट्रिक बता देंगे तो याद हो जाएगा। क्लियर? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यपु। महाकश्यपु इसके अध्यक्ष थे। क्लियर? प्रथम बौद्ध संगति के शासक काल में कौन शासक था? आपका अजातशत्रु, या यूं कहें किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप। इसमें प्रमुख कार्य क्या हुआ था यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति में? विनय पिटक व सुत्त पिटक अलग अलग संकलित किए गए। क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई और अध्यक्ष कौन थे और शासक कौन था उस टाइम। द्वितीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई, आपका शासक थे कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई। अब हम बात करें ये द्वितीय संगति हुई कहाँ? द्वितीय संगति हुई आपकी वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में। सावक मीर इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सावक मीर इसके अध्यक्ष थे, और बौद्ध संघ स्थविर व महासंघिक में विभाजित हो गया। तृतीय बौद्ध संगति इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई, और ये कहाँ पर हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। मोंगलीपुत्र तिस, वही जो अभिधम्म पिटक के रचनाकार हैं, इसके अध्यक्ष थे। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन इन्होंने किया। क्लियर? चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई? चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में विभाजित बौद्ध धर्म किस बौद्ध संगति में हुआ? तो ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये समझ में आया होगा कि क्या है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। इससे रिलेटेड यही पूछा जा सकता है इनका उत्तर प्रदेश में जन्म कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। जन्म का वर्ष 1236 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पद ये थे कौन? ये चिश्ती सूफी संत थे। इनके गुरु का नाम पूछा जा सकता है सूफी संत बाबा फरीद। इनके गुरु का नाम क्या है? बाबा फरीद है, और मृत्यु जो है इनकी 1325 ईस्वी में हुई थी। क्लियर? एक बार फिर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो संत बाबा फरीद। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का भी जन्म पूछा जाए तो इनका जन्म जो है बुलंदशहर में हुआ था। क्लियर? जियाउद्दीन बर्नी को निजामुद्दीन औलिया से कंफ्यूज ना करना। जियाउद्दीन का बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था, जबकि निजामुद्दीन औलिया का बदायूं में हुआ था। ये सल्तनत कालीन इतिहासकार थे। क्लियर? ये कौन थे? इनका संबंध सल्तनत काल से, इस बात को भी याद रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां इंपॉर्टेंट हैं। फतवा ए जहांदारी और तारिक ए फिरोजशाही। इंपॉर्टेंट है। तारिक ए फिरोजशाही किसने लिखी? तारिक ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। फतवा ए जहांदारी किसने लिखी? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग जानेंगे अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें, ये इनका जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म पटियाली में हुआ था, और पटियाली कहाँ है? कासगंज। इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था, और पटियाली कहाँ है? आपका कासगंज में है।
जन्म का वर्ष पूछा जाए तो 1253 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम शेख निजामुद्दीन औलिया। क्लियर? इनके गुरु कौन है? इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वह फारसी भाषा के महान कवि व इतिहासकार थे। तो फारसी भाषा के ये महान कवि रहे हैं। भारतीय तोता अथवा तोता-ए-हिंद कहा जाता है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। किनको भारतीय तोता के नाम से जाना जाता है या तोता-ए-हिंद किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, अमीर खुसरो को हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है, याद रखेंगे। क्लियर? हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। तोता-ए-हिंद या भारतीय तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें याद रखेंगे। कुरान नस्सादैन, ठीक? केरा नस्सादैन इनकी रचना। तुलग तुगलकनामा यहाँ पर होगी। तुगलकनामा, मिफ्ताहुल फुतूह और खुजाइनुल फुतूह, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं हैं, याद रखेंगे। ये किन-किन के दरबारी रहे हैं? ये दरबारी कवि रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के, ये दरबारी कवि रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी के भी रहे हैं। कुतुब शाह मुबारक शाह, कुतुब मुबारक शाह के ये दरबारी रहे हैं और मोहम्मद सुल्तान के भी ये दरबारी रहे हैं। कव्वाली इंपॉर्टेंट है। तराना और कोल कली कलवानी, कव्वाली, तराना और कोल कलवानी आदि शैलियों का खोज की है। तो कव्वाली के खोजकर्ता कौन है? अमीर खुसरो खुसरो हैं। तराना के कौन है? अमीर खुसरो हैं। और ये कोल कलवानी के शैलियों की खोज किसने की? अमीर खुसरो ने की। इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। तबला और सितार का आविष्कार किसने किया? तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमीर खुसरो से बारे में। इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे जन्म कहाँ हुआ है? पटियाली में। अब हम बात करते हैं टोडरमल के बारे में। किनके बारे में बात करेंगे? टोडरमल। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ? ये पूछा जाए तो इनका जन्म लहरपुर गांव में हुआ और ये लहरपुर गांव कहाँ है? सीतापुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ है? लहरपुर गांव में हुआ है और लहरपुर गांव कहाँ है? सीतापुर में। 1 जनवरी सन 1500 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। यह पहले शेरशाह सूरी की सेवा में थे। सबसे पहले ये किनकी सेवा में थे? ये पहले शेरशाह सूरी की सेवा में थे। फिर बाद में ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये भी याद रखेंगे, अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे आपके टोडरमल। और ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी सेवा इन्होंने दी है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। क्लियर? ये कौन थे? अकबर के शासनकाल में ये मुगल साम्राज्य के कौन थे? ये वित्त मंत्री थे। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इन्होंने दहसाला बंदोबस्त के द्वारा भू व्यवस्था को नवीन रूप दिया। तो दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने इजाद की? टोडरमल ने की। इस बात को याद रखेंगे। एक इनके नाम से इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? कहाँ पर है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु पूछा जाए तो इनकी मृत्यु हुई 8 नवंबर 1589 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु का स्थान इंपॉर्टेंट है। इनकी मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। क्लियर? समझ में आया कहाँ पर हुई थी? लाहौर पाकिस्तान में हुई थी टोडरमल की। तो ये इनसे रिलेटेड पॉइंट थे। लहरपुर सीतापुर में जन्म हुआ, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ? आगरा में हुआ था। 14 जनवरी 1551 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। क्लियर? अबुल फजल के पिताजी का नाम शेख मुबारक था। अकबर ने अपना सलाहकार बनाया था। ये अकबर के कौन थे? सलाहकार। इनकी रचना क्या इंपॉर्टेंट है? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। आईन अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी। इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। इस बात को याद रखेंगे। इनकी मृत्यु पूछा जाए तो 22 अगस्त 1602 ईस्वी को दक्षिण अभियान के वापसी के मार्ग में, जब ये दक्षिण अभियान वापसी हो रहे थे तो ग्वालियर के पास के कहने पर जहांगीर के कहने पर बीर सिंह बुंदेला द्वारा हत्या कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। तो अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह बुंदेला ने। किसने करवाई? जहांगीर के कहने पर हत्या की गई। और किसने की? बीर सिंह बुंदेला। कहाँ पर की? ग्वालियर में की, मध्य प्रदेश में की।
नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे बीरबल के बारे में। बीरबल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ। तो बीरबल का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कालपी गांव में हुआ, और कालपी गांव कहाँ, जालौन में हुआ। तो बीरबल का जन्म कहाँ हुआ, जालौन में हुआ। वर्ष जन्म का पूछा जाए तो 1528 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो बीरबल का बचपन का नाम महेश दास भट्ट था। क्लियर, क्या था नाम, महेश दास भट्ट। इनकी पत्नी का नाम पूछा जाए तो उर्वशी देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सौदामणि दुबे था। क्लियर, अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल भी एक रत्न थे। क्लियर, 9 रत्नों में से एक बीरबल भी थे। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बीरबल को कविराज की उपाधि किसने दी, अकबर ने दी। या ऐसा पूछा जा सकता है कि अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी, तो बीरबल को दी। क्लियर, अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति, इंपॉर्टेंट है, या आप कहें प्रथम हिंदू भी कह सकते हैं। तो अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, आपके बीरबल थे। क्लियर, इनका निधन पूछा जाए तो 16 फरवरी 1586 ईस्वी में स्वात घाटी, जो वर्तमान पाकिस्तान में, वहां पर हुई। तो इनका भी मृत्यु पूछी जाए तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में हुई। शेख फैजी के बारे में जानें। शेख फैजी का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। इनका जन्म वर्ष 1547 ईसा पूर्व। पिताजी का नाम शेख मुबारक और मृत्यु 1595 ईस्वी। तो बस याद रखेंगे कि शेख फैजी का जन्म कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक। इनका जन्म कहाँ हुआ, 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, और ये मुगल साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। क्लियर, 1558 में इन्होंने मुरादाबाद में एक आधुनिक मदरसे की स्थापना की। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि एक आधुनिक मदरसे की स्थापना 1558 ईस्वी में किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। 1863 में इन्होंने क्या किया, गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने की। 1878 ईस्वी में इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी, 1898 ईस्वी में, सॉरी 1878 में, और 1898 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। क्लियर, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। इनके जन्म का स्थान कहाँ है, वाराणसी। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम याद रखेंगे, मनु इनके बचपन का नाम था, या फिर मणिकर्णिका। ठीक, मनु और मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के पिताजी का नाम नाना साहब मोरोपंत था। क्लियर, क्या था, नाना साहब मोरोपंत इनके पिताजी का नाम था। बट इनका पालन पोषण अंग्रेजों के पेंशनर रहे आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में बिठूर में हुआ। इंपॉर्टेंट है, देखो इनके पिताजी का नाम नाना साहब मोरोपंत था, बट इनका लालन पालन या पालन पोषण जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय, किसने, पेशवा थे बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ। और कहाँ पर हुआ, बिठूर में हुआ। और बिठूर कहाँ पर है आपका, बिठूर कानपुर में है, यहाँ पर इनका लालन पालन हुआ, याद रखेंगे। इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म, वो सॉरी विवाह किनके साथ हुआ, झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ। और इनका नाम मनु से झांसी मनु से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। क्लियर, बचपन में ना इनका नाम मनु था, जब इनका विवाह हो गया तो फिर इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। इनके दत्तक पुत्र का नाम पूछा जाए तो दामोदर राव। क्लियर, जिनको इन्होंने गोद लिया था उनका नाम क्या है, उस पुत्र का नाम था दामोदर राव। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद गवर्नर जनरल डलहौजी ने जो हड़प नीति लाई थी ना, वहां पर झांसी राज्य को 7 मार्च 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। क्लियर,
हड़प नीति का मतलब वही था कि आपका कोई खुद का पुत्र है तो वो आपका सिंहासन में बैठ सकता है, लेकिन आप किसी दत्तक पुत्र को लेकर वहाँ पर उसका राजा नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता है तो मतलब आपका स्वयं का पुत्र है तो ठीक है, नहीं तो आप अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो फिर इसके विरोध में जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी किन्होंने? रानी लक्ष्मीबाई ने। और 18 जून 1858 को ये वीरगति को प्राप्त हुई। क्लियर? तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 18 जून 1858 ईस्वी को। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं अजीजन बेगम की। अजीजन बेगम की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 22 जनवरी 1824 को हुआ था और जन्म स्थान यहाँ का इनका कहाँ है? लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म तो लखनऊ में हुआ था, बट परिस्थिति बस यह कानपुर में जाकर एक तवायफ का काम करने लगी। क्लियर? 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने नाना साहब के कहने पर अंग्रेजों से विद्रोह के लिए महिलाओं को संगठित किया। तो किनके कहने पर? नाना साहब के कहने पर किया था। और इन्होंने यह महिला सशस्त्र दल की नेता बनी। तो किस दल की नेता बनी है? ये महिला सशस्त्र दल की नेता बनी। इनको जब गिरफ्तार करके अंग्रेजी कमांडर हेनरी हैवलॉक के समक्ष लाया गया तो क्रांतिकारी अजमुल्ला खां का पता बताने की शर्त पर इन्हें माफी देने का वादा किया गया। हेनरी हैवलॉक ने कहा कि आप अजमुल्ला खां बता दीजिए कहाँ पर मिलेगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसा करने से स्पष्ट मना कर दिया। देख रहे हो ना, ये इसीलिए फेमस है। इसके फलस्वरूप इन्हें गोली से उड़ा दिया गया। ये भी एक देशभक्ति थी, इन्होंने भी अपनी जान देश के लिए दी। क्लियर? तो इन्होंने इनका पता नहीं बताया, किन का पता नहीं बताया? अजमुल्ला खां का। किन्होंने गोली मार दी? हेनरी हैवलॉक ने। अब हम लोग बात करेंगे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की बात करें तो इनका जन्म 1820 ईस्वी में फैजाबाद में हुआ था, अवध, भारत। जो फैजाबाद अब अयोध्या नाम से जाना जाता है। क्लियर? बेगम हजरत महल का नाम, इनका बेगम हजरत महल का मूल नाम बेगम हजरत महल नहीं था, इनका मूल नाम था मोहम्मदी खानू। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। तो बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खानूम। याद रखना, पूछा जा सकता है। इनका निधन पूछा जाए तो 7 अप्रैल 1879 ईस्वी को काठमांडू, नेपाल में बेगम हजरत महल का निधन हो गया था। इनके पति का नाम बाजिद अली शाह। इंपॉर्टेंट है। बाजिद अली शाह की पत्नी का नाम क्या था? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। ये किससे संबंधित है? इनका संबंध 1857 के विद्रोह से है। इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर, ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था? बिरजिस कादिर था, अवध का नवाब घोषित किया तथा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब्जा करने के बाद यह नेपाल पलायन कर गई। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया तो फिर ये नेपाल चली गई थी। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद, ठीक, अकबर मकबरा जिसका नाम है जामा मस्जिद, घंटाघर के पास काठमांडू के मध्य भाग में स्थित है। इस बात को भी याद रखेंगे। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने महल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक, तो बेगम हजरत महल के सम्मान में भारत सरकार ने कब एक डाक टिकट जारी किया, ये पूछा जा सकता है। तो 10 मई 1984 को, इस ईयर को याद रखेंगे। बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में बेगम हजरत महल का स्मारक है। क्लियर? तो बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। इस बात को भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे नाना साहब। नाना साहब के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 मई 1824 ईस्वी को हुआ था, बेड़गांव, कर्जत, महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर? इनका प्रारंभिक नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है। नाना साहब का प्रारंभिक नाम गोविंद था, लेकिन ये प्रसिद्ध थे किसके नाम से? धोधो पंत के नाम से प्रसिद्ध थे। तो नाना साहब का प्रसिद्ध नाम क्या है? धोधो पंत। प्रारंभिक नाम गोविंद था। इनके माता पिता का नाम अगर पूछा जाए तो इनके पिता का नाम नारायण भट्ट और माता का नाम गंगाबाई। इनका लालन पालन या पालन पोषण अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये वही पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया, अपने दत्तक पुत्र के रूप में बिठूर में किया। ठीक, तो नाना साहब को दत्तक पुत्र बनाया बाजीराव द्वितीय ने। कहाँ पर इनका पालन पोषण किया? बिठूर में किया। बिठूर में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई जी का
भी लालन पालन इन्होंने ही किया था, बिठूर में किया था। इन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1859 ईस्वी को हो गई थी, 35 वर्ष की आयु में। अब हम बात करते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इनका जन्म 16 फरवरी 1824 ईस्वी को वर्तमान नासिक जिला महाराष्ट्र में हुआ था। क्लियर? इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। लक्ष्मीबाई के साथ इनका भी पालन पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका भी बिठूर में जन्म हुआ, लालन पालन नाना साहब का भी हुआ और रानी लक्ष्मीबाई का भी हुआ। पेशवा ने ही इनको तात्या टोपे का नाम दिया। ठीक, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनको तात्या टोपे का नाम दिया, इस बात को याद रखेंगे। ये नाना साहब के फौज के सेनापति भी थे। नाना साहब के फौज के सेनापति भी थे कौन? तात्या टोपे। नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने से इन्हें 7 अप्रैल 1857 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनको कब गिरफ्तार किया गया था? 7 अप्रैल 1857 को। किनके? मान सिंह के द्वारा इन्होंने धोखा दे दिया था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 1859 में फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक था, फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही किए हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर? एक सेट और आएगा तो सारे लगभग क्लियर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में स्टडी 4 AM सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी टेलीग्राम मिल जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आप टेलीग्राम में पहुँचेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।